सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको एप्रोप्रिएशन बिल और एक्ट बता के रूल नंबर 9 पे आऊँगी। तो लेट अस स्टार्ट जल्दी से। एप्रोप्रिएशन बिल, आफ्टर ऑल डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अप्रूव। जैसे मैंने आपको बताया, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हमने बताया था वो क्या होती है, रिक्वेस्ट, है ना। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होती है, रिक्वेस्ट। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो है जैसे ही अप्रूव हो जाती है तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है एप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद किसकी बारी आती है, एप्रोप्रिएशन बिल की, ठीक है। इट आस्क्स पार्लियामेंट फॉर लीगल परमिशन टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द सीएफआई। तो अब वो पूछती है परमिशन के लिए कि अब हम पैसा निकाल सकते हैं सीएफआई से। देखिए, मैं इसका आपको एग्जांपल समझाती हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किए 90,000 करोड़ रुपीस, हेल्थ के अप्रूव था ये 80,000 करोड़, फिर 5 लाख करोड़ डिफेंस का। नाउ द गवर्नमेंट नीड्स लीगल अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, लीगल अथॉरिटी टू एक्चुअली टेक दिस मनी फ्रॉम द सीएफआई। दिस इज डन थ्रू द एप्रोप्रिएशन बिल। ये एप्रोप्रिएशन बिल से बाहर होती है, ठीक है। अब कहता है, अब देखो सिंपल, जैसे एक फैमिली का बजट है। फैमिली के बजट में आपको 5,000 रुपए किताबों के चाहिए, 2,000 रुपए ट्रैवल के चाहिए। अब आपको पैसे की रिक्वेस्ट करनी है, तो मैंने दोबारा से मैं आपको क्या बता रही हूँ, रिक्वेस्ट क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स की। अब रिक्वेस्ट जब आपने कर दी तो पेरेंट्स जो है वो उसको ऑफिशियल जब परमिशन दे देते हैं तो स्टेप 2, यानी कि अब आपको एप्रोप्रिएशन बिल मिल गया। दैट इज अ परमिशन इज लाइक एप्रोप्रिएशन बिल। तो 7,000 रुपए फैमिली अकाउंट से यू कैन टेक, ठीक है। तो अब हम मेन डिफरेंस के ऊपर इसके आ जाते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स और इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज अ लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ द मनी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ डिमांड, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अप्रूवल ऑफ आफ्टर अप्रूवल ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये अप्रूवल के बाद स्टार्ट होती है। चलिए, उसके बाद तो प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द डिमांड, यानी ये मिनिस्ट्री करती है और ये जो है गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है जब अप्रूवल हो जाती है। वोटेड बाय लोकसभा, इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। ये सिर्फ मैंने पहले भी आपको बताया कि लोकसभा में सिर्फ वोट होता है, जिसमें कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर क्या होती है बेटे, सिर्फ डिस्कशन होती है। हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी बातें याद करने के बाद आपको मैं यूपीएससी के काबिल बना सकूंगी, ठीक है। तो वोटेड बाय लोकसभा, यहाँ पर पार्लियामेंट पास करती है। अब ये पहले आता है और ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद में आता है। मिनिस्ट्री वाइज रिक्वायरमेंट इसमें डिस्कस होती है और इसमें टोटल ऑथोराइज्ड विड्रॉल फ्रॉम सीएफआई अप्रूव्ड होती है, यानी कि आपको जो टोटल ऑथोराइज्ड विड्रॉल है वो सीएफआई अप्रूव करती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, इट डज नॉट इटसेल्फ अलाउ विड्रॉल ऑफ मनी। ये विड्रॉल ऑफ मनी को इटसेल्फ अपने आप कभी भी नहीं ले सकते पैसे, और ये अलो करती है। अलाउंस कहाँ मिलता है, मतलब हमें परमिशन कहाँ मिलती है अलो करने की, दैट मीन्स विड्रॉल ऑफ मनी की सीएफआई से कभी तभी मिलती है जब डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव हो जाती है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव हो जाती है। तो अब हम आपको फ्लो बता देते हैं ऑफ द बजट प्रोसेस, दैट इज बजट का प्रेजेंटेशन, उसके बाद उसकी जनरल डिस्कशन, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स दैट इज रिक्वेस्ट, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग जो लोकसभा में होती है वो आ जाती है। उसके बाद उसमें एप्रोप्रिएशन बिल आ गया, जो मैंने आपको बताया, उसकी बाद आती है बारी। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, असेंट मिल जाती है, यानी अप्रूवल हो गया। फाइनलाइज होने के बाद विड्रॉ करने के काबिल हम हो जाते हैं। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय द लोकसभा, ठीक है, ये लोकसभा के द्वारा वोटेड होती है। एप्रोप्रिएशन बिल प्रोवाइड्स लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो प्रोवाइड करता है लीगल अथॉरिटी, वो लीगल अथॉरिटी देता है कि वो पैसे को निकाल सकते हैं सीएफआई से। ये भी हमने देख लिया। राज्यसभा कैन रिजेक्ट डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये हमारे पास गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ राज्यसभा का कोई ऐसा अधिकार विशेष नहीं है, केवल और केवल डिस्कस करता है। तो 1 और 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गए। चलिए आगे चलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन इसी की है, तो लेट अस लीव इट। आइए अब हम इस पे आते हैं कि यूपीएससी ओपन ये क्या टेस्ट करती है कि अप्रूवल टू स्पेंड एंड अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी। तो यानी कि अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड है, और परमिशन टू विड्रॉ द मनी है, ये एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। इन दोनों के कंटेंट को आज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड दीज टू, अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आता है द एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। किस लिए एप्रोप्रिएशन बिल किस लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, अप्रूव टैक्सेशन प्रपोजल, ठीक है, ऑथराइज withdrawal of money from the consolidated fund of India, approve the recommendation of the finance commission, या present the economic survey। तो ओके, authorize withdrawal of money from the consolidated fund of India, जो हम पढ़ चुके हैं, और इसका आंसर ये आ जाएगा। तो 1 लाइन में हम रिवीजन कैसे करेंगे, 1 लाइन में रिवीजन करने के लिए यहाँ पे देखिए कि डिमांड फॉर ग्रांट्स,
टेल्स पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को बताती है हाउ मच ईच मिनिस्ट्री नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। एप्रोप्रिएशन बिल गिव्स लीगल परमिशन टू टेक दैट मनी, जिसके लिए उसने मांग रखी थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो डिमांड मीन्स आस्क और एप्रोप्रिएशन ए टू ए मीन्स अथॉरिटी मिल गई, कहाँ से, CFI से निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फिनिश हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको लास्ट इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रही हूँ कि अब बात क्या आती है कि अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर प्रपोजल, ठीक है, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का था, ये लीगल अथॉरिटी होगी, जो एक्ट बन गया, मिनिस्ट्री वाइज होता है, ये ऑल अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर, ये कंसोलिडेटेड परमिशन होती है, ठीक है, ये पक्की परमिशन हो गई, ये एक्सपेंडिचर वोटेड होता है, ये पार्लियामेंट ने पास कर लिया, ये पहले आता है, और ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद आता है बिल और एक्ट, ठीक है। डज नॉट अलाउ विड्रॉल फ्रॉम मनी बट इट अलाउज विड्रॉल फ्रॉम CFI, ठीक है। चलिए, तो वो कहता है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी स्पेंड दिस अमाउंट, यानी ये पूछा जाता है क्या मैं पैसा स्पेंड कर सकता हूं, तो कैन वी टेक दिस फ्रॉम द CFI, क्या मैं पैसा ले सकता हूं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कंसीडर करो एक बारी। अप्रूवल ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स फ्रॉम लोकसभा इटसेल्फ ऑथराइजेस विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन एक्ट प्रोवाइड्स लीगल अथॉरिटी, तो यानी कि ये दोनों आपके सही है या ठीक है, बताओ। अप्रूवल ऑफ, दोबारा से ध्यान से समझो, अप्रूवल ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स बाय द लोकसभा इटसेल्फ ऑथराइज विड्रॉल फ्रॉम मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, तो यानी कि ये बता रहा है कि जो अप्रूवल था डिमांड फॉर ग्रांट्स का वो लोकसभा इटसेल्फ ऑथराइज कर देती है, ठीक है। इटसेल्फ ऑथराइज का मतलब देयर इज नो वोट, इज इट ट्रू? वोटिंग तो होती है ना, वोट के बाद ही होता है ना, तो इटसेल्फ वो नहीं कर सकती, वो वोट करती है, वोट करके अथोराइज करती है। और क्या वो सीधा, यानी कि अथोराइज सीधा तो नहीं कर सकती ना कि ठीक है उसने सीधा कह दिया कि जाइए आप पैसा निकाल लीजिए, ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, एप्रोप्रिएशन एक्ट प्रोवाइड्स लीगल अथॉरिटी फॉर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है प्रोवाइड करता है लीगल अथॉरिटी। अब यहाँ पे ठीक है, क्योंकि अब हमें लीगल अथॉरिटी मिल गई है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया सेकेंड ओनली, ये क्योंकि हमें लीगल अथॉरिटी मिल गई। यहाँ पे वो गलत क्यों था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि विड्रॉल ऑफ मनी कंसोलिडेटेड फंड से लोकसभा ही अथॉराइज करती है, लोकसभा ऐसे नहीं कर सकती, जो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए, तो हमने पढ़ लिया डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूवल है, अप्रोप्रिएशन विड्रॉल है, और विड्रॉल फ्रॉम CFI है, एक्चुअल स्पेंडिंग तब होती है। अब हम आते हैं रूल नंबर 9 पे, जो मैंने आज आपको आखिरी कराना है, इसको समझ लीजिए। कल से हम रूल नंबर 10 करेंगे, जो कि थोड़ा सा इससे लंबा है। रूल नंबर 9 में वो कह रहा है कि इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन या अलॉटमेंट ऑफ फंड्स आफ्टर पार्लियामेंट हैज अथोराइज्ड द ग्रांट और एप्रोप्रिएशन। अब मैं आपको ना, इसीलिए मैंने सारा आपको क्लियर किया एप्रोप्रिएशन, ताकि वर्ड आपको समझ आ जाए। जो ग्रांट है, ठीक है, वो किस तरीके से कह रहा है कि जो फंड हैं वो जो ऑथराइज हो गए, ऊपर जो आप समझ के आए हैं, ठीक है, वो जो अथराइज होकर आ गए, आपके पास पैसे का डब्बा आ गया है ना, कि ठीक है जाओ खर्चो, अब उसको अलॉट करना है। अब उसको क्या करना है, अलॉट करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बड़े ढंग से समझना है कि अब यहाँ पे अलॉट करके यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मुझे फंड किस किस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये है रूल नंबर 9 DFBR का। द रूल कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दिस चेन। देखो, पार्लियामेंट अथोराइज ग्रांट और एप्रोप्रिएशन, ठीक है, पार्लियामेंट ने अथोराइज किया उसके ग्रांट को, यानी कि पक्का कर दिया, ठीक है निकाल लो भैया CFI से। अब डिपार्टमेंट उसको क्या करता है, डिपार्टमेंट उसको क्या करता है, कंपिटेंट अथॉरिटी रिसीव, उसको रिसीव करती है सैंक्शन फंड को, जो जिसने मांगा वो रिसीव करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट अब रिसीव करने के बाद, यानी कि पहले क्या हुआ, ऑथराइजेशन मिल गई, उसके बाद डिपार्टमेंट ने उसको क्या किया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद अगला वर्ड क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, मेरे पास मैंने पैसा खर्चा, मैं सामान लेकर आया, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन सामान लेने से पहले, मतलब सामान लेने से पहले मुझे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना कि जाओ जाओ ये काम कराओ, ठीक है। तो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड्स को वेयर नेसेसरी अमंग सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग एंड डिस्पर्सिंग। अब डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है, ये आपने यहाँ याद करना है कि अलॉटमेंट किसको होती है, अलॉटमेंट किसको होती है, सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स को, ये आपने याद करना है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें, हु ऑथोराइज द फंड, पार्लियामेंट, ठीक है। हु डिस्ट्रीब्यूट्स द सैंक्शन
फंड्स। अब कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? डिपार्टमेंट करता है। और अथॉरिटी जो उस बिहाफ द ग्रांट और एप्रोप्रिएशन अथोराइज्ड, जिसके बिहाफ के ऊपर या जिसको हमने मतलब कि डेलीगेट किया, वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूट होता क्या है, क्या किया जाता है? सैंक्शन फंड जो ऊपर से आए, ठीक है। टू हुम आर द फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड? और फिर किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर और डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उस डिपार्टमेंट के। इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी इन एवरी केस? नो, द रूल सेज वेयर एवर इट इज नेसेसरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और याद कर लेना कि हर केस में डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। कहता है जहां नेसेसरी है वहीं पर। डज रूल 9 इटसेल्फ ऑथोराइज एक्सपेंडिचर? क्या अपने आप इसको एक्सपेंडिचर को ये ऑथोराइज करता है? नो, इट डील्स विद अलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंक्शन फंड। ये एक्सपेंडिचर अपने आप ऑथोराइज नहीं कर सकता। ये क्या करता है? जो सैंक्शन फंड होते हैं उसी को डील करता है, ठीक है, उसी को डील करता है जो अलॉटमेंट के लिए आए, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने आपसे एमसीक्यू करवाने हैं इसके। देखो जल्दी से, रूल नंबर 9 में हु शैल डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शन फंड जो पार्लियामेंट से आया अमंग द सबऑर्डिनेट अपने ऑफिसर्स को वेयर इट इज नेसेसरी। तो बताओ यहां पे आएगा आंसर, आपका आ जाएगा पार्लियामेंट, फाइनेंस, सीएजी या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अथॉरिटी हुज बिहाफ। ये हम याद कर चुके हैं, आंसर सी लगाओ। आगे चलो, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आता है कि देखो द फंड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर, ठीक है, फंड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर, कौन से फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? प्रपोज्ड वाले, एस्टिमेट वाले, अनस्पेंट वाले या सैंक्शन? तो ओके, सैंक्शन वाले होते हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ। एमसीक्यू 3, सैंक्शन फंड्स अंडर रूल 9 वेयर नेसेसरी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिस्बर्सिंग ऑफिसर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है। तो अब आपने क्या याद किया था बताओ? दो प्रकार के आपने याद किए थे ना, कंट्रोलिंग ऑफिसर और बताओ आपने क्या याद किया था? whichever is correct, कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिस्बर्सिंग ऑफिसर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो मैंने आपको इसमें मैंने आपको क्या बताया था? कंट्रोलिंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ऊपर आ जाते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। हमने सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ये आपने लाइन याद करनी है कि किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंट्रोलिंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो उसके सबऑर्डिनेट है। तो वहां पे उसमें अब आप क्वेश्चन में आप दोबारा से देखिए उस क्वेश्चन को, उसने क्या बोला है? कंट्रोलिंग है, यस कंट्रोलिंग है, डिस्बर्सिंग है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और सबऑर्डिनेट नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं द रूल स्पेसिफिकली सेज दैट सैंक्शन फंड्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कंट्रोलिंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, सबऑर्डिनेट जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सबऑर्डिनेट ने ऑफिसर नहीं है, ठीक है। टू द डिपार्टमेंट अथॉरिटी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बट द प्रेस्क्राइब्ड रिसिपिएंट ट्रांसफर कंट्रोल। वो यही वो बता रहा है आपको कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिलेशनशिप को कि उसके सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे काम करने वाले हैं, लेकिन मेन वर्ड क्या है? कंट्रोलिंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। चलिए एमसीक्यू 4 पे आते हैं। 10 एमसीक्यू है, जल्दी से समझ लेंगे। पार्लियामेंट अथोराइज एक ग्रांट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऑथोराइज करता है एप्रोप्रिएशन फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर। द डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शन फंड्स अमंग सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो अब हमने क्या याद किया? हम ये कर चुके हैं कि पार्लियामेंट अथोराइज करता है एक ग्रांट को, ठीक है, और डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है सैंक्शन फंड को, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर को, ओके। सच डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी केस विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के चाहिए नहीं जी, एक्सेप्शनल केस भी तो होते हैं। तो हम ये गलत कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसका आंसर बन जाएगा बी, है ना, क्योंकि वेयर नेसेसरी। अब वो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन वेयर नेसेसरी इन रूल्स इंडिकेट, वेयर नेसेसरी का क्या मतलब है? वेयर नेसेसरी इट डज नॉट मीन इन एवरी केस, ठीक है, हर केस में नहीं है ऐसा। डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शन फंड्स अमंग डिस्ट्रीब्यूट ऑफ व्हेन नेसेसरी, जब चाहिए होता है तभी हम देते हैं, और अगर जरूरी नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फंड्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स व्हेन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी है तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाएगी, ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी नहीं है तो वो अपने आप उसको अलॉट करा देगा, ठीक है। चलिए, which of the following correctly represent the sequence कंटेम्पलेटेड अंडर रूल 9? आइए, अब इसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट से उसके बाद आपको ग्रांट मिलती है, ग्रांट के बाद डिपार्टमेंट के पास जाता है, डिपार्टमेंट अपने सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर को बांटता है, ठीक है। आंसर बी हो गया, खत्म हो गया एमसीक्यू, जो हमारी चेन बनी हुई है, ठीक है। एक ग्रांट हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, डिपार्टमेंट नाउ नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शन फंड अमंग इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है। अब वही बात आ गया, विच प्रोविजन स्पेसिफिकली डील्स विद इट, तो आपको मैंने याद करा दिया, विच प्रोविजन इज 9, ठीक है, जो हम याद करके आए हैं अभी ऊपर। उसके बाद रूल 8 डील्स विद द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, हमने क्लियर कर लिया। रूल 9 मींस अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। अब हम
पे अंडर रूल 9 द कंट्रोलिंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर रिसीविंग द अलॉटेड फंड्स मस्ट बी, कैसे होनी चाहिए, ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट और अथॉरिटी। तो सबॉर्डिनेट टू इट, दैट इज फ्रेज, इट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अथॉरिटी। सबॉर्डिनेट टू इट का मतलब क्या है, इस इट का मीनिंग है कि वो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी वो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट उनको किया जाता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट भी The rule applies to a grant authorized by the parliament. The rule applies to appropriation for charge expenditure authorized by the parliament. But ध्यान से समझना, और the department may distribute sanction funds among the subordinate controlling disbursing officer. Yes, ठीक है। रूल 9 कंसर्न्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइमरी। अब डिटर्मिनेशन यहाँ पे तो हमने पढ़ा था, ये रूल 8 है, तो ये तो गलत ही हो गया ना। तो डिस्बर्सिंग ऑफिसर को दिया जाता है, ठीक है। ये अप्लाई करता है ग्रांट को, अथोराइज होती है जो पार्लियामेंट से, ठीक है। रूल अप्लाई होते हैं एप्रोप्रिएशन फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर अथोराइज बाय द पार्लियामेंट, यानी कि चार्ज और वोटेड दो है ना, तो दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो उसने चार्ज के भी लिए कर दिया, इसको अप्लाई किया जाता है, यानी ये पार्लियामेंट के बाद अथोराइज होता है, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। ओनली अगर यहाँ पे लिखा होता कि चार्ज ओनली तो ये गलत होता, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया कि चार्ज के ऊपर भी होता है, तो ओके, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। तो हमने अब पहले ये बता ही दिया है, सबऑर्डिनेट प्राइमरी यूनिट ऑफ डेल्ट विद रूल 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रूल 9। कहते हैं पार्लियामेंट ऑथराइज करती है ग्रांट और एप्रोप्रिएशन को चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद सैंक्शन फंड्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग डिसबर्सिंग ऑफिसर, ओके है। डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द रेलेवेंट अथॉरिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज मैंडेटरी इन एवरी केस, ये हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है इन व्हेन इट इज नेसेसरी, ये हमने ये पढ़ा है, ठीक है। कई बार जरूरत नहीं होती तो हम ऐसा नहीं करते, तो इसका डी जो है ये नॉट करेक्ट, समझ आ गई। उसके बाद वो कहता है कि रूल 9 डज नॉट मेक डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी इन एवरी केस, द क्वालिफाइंग वर्ड्स आर वेयर एवर इट इज नेसेसरी, मैंने आपको पहले बता दिया था ना, ओके। अब आ जाता है, अब आपको मैं जल्दी से एक क्विक मेमोरी ट्रिक बताती हूँ कि पार्लियामेंट की सैंक्शन हुई, फिर डिपार्टमेंट अलॉट हुआ, ठीक है, डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ, उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफिसर तक उसको पहुंचाया गया। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, रूल 9। अथॉरिटी ग्रांट एप्रोप्रिएशन वो पार्लियामेंट से होता है। कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिपार्टमेंट या अथॉरिटी को करता है। कि क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैंक्शन फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंट्रोलिंग या डिस्बर्सिंग ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिलेशनशिप क्या है, ऑफिसर मस्ट बी सबऑर्डिनेट होना चाहिए। कब होता है, वेयर एवर व्हेन इट इज नेसेसरी, वेयर नेसेसरी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, रूल 8 हमने पढ़ा प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, रूल 9 अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, पार्लियामेंट हमेशा ऑथोराइज करता है, तो डिपार्टमेंट और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंट्रोलिंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर उसके रेसिपिएंट हैं। कहाँ, वेयर नेसेसरी मतलब नॉन मैंडेटरी इन एवरी केस। एक एक वर्ड को समझ के जब आप करोगे तब आप उस क्वेश्चन के सही आंसर को याद करोगे, है ना। सैंक्शन फंड्स क्या है, नॉट मेरली प्रपोज्ड और एस्टिमेटेड फंड्स। तो कल से हम इसको, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगी रूल 10, ठीक है। तब तक आप इसको याद कीजिए और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होती। अगर आपको समझ आती है तो डेफिनेटली यू शुड डू इट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।